Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Today's second class about rise of fascism. Fascism के बारे में सेकंड क्लास है आज. पिछली क्लास को थोड़ा रिवाइज करें. बेनिटो मुसोलिनी जो है वो कहाँ पर पैदा हुआ था? इटली में. इटली के एक स्मॉल टाउन में. ओके. सो ही वॉज बॉर्न देयर और चाइल्डहुड में वो एक रेस्टलेस बच्चा था, डिसोबीडियंट था और अपने क्लास फेलो को उन्होंने पेन नाइफ पर मतलब उनको मारा था. सो ही एक्चुअली और किस तरह मुसोलिनी जो था वो एक स्कूल टीचर भी था, साथ में जर्नलिस्ट भी था और पॉलिटिशियन भी था. और इटली जब वर्ल्ड वॉर वन को चली गई तो इनकी दो रीजंस थे. एक था नेशनलिज्म, थोड़ा नेशनलिज्म था, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर, दैट वॉर इज एवरीथिंग, दैट वॉर इज ग्रेटनेस, वॉर लीड्स टू ग्रेटनेस. ठीक है. जिस तरह फ्रेंच में नेशनलिज्म का वो अप्रोच शुरू हुआ था तो इसी तरह इटली में भी था कि वॉर में ग्रेटनेस होती है. वॉर इज एवरीथिंग, वॉर लीड्स टू इम्प्रूवमेंट, वॉर लीड्स टू सुपीरियरिटी. कि जंग जो है वो इसको हम कहते हैं नेशनलिस्टिक अप्रोचेस. लेकिन फैशिज्म भी एक एक्सट्रीम रेडिकल नेशनलिस्टिक अप्रोच की एक फॉर्म है फैशिज्म. ठीक है. सेकंड, ये मुसोलिनी था जिन्होंने इटली के एम्पायर को मोटिवेट किया था कि वो वर्ल्ड वॉर वन में चली जाए. सही है. यानी इटली वर्ल्ड वॉर वन में मुसोलिनी की मोटिवेशन की वजह से, क्योंकि मुसोलिनी का अपना ही प्लान था अगर इटली जंग को चली जाए तो वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस बन जाएंगे, इकोनॉमिकल क्राइसिस बन जाएंगे. जहां पर हमने कहा था कि जिस मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो जाए वहां पर, जिस मुल्क में इकोनॉमिकल क्राइसिस शुरू हो जाए वहां पर लोग फिर किस पर तनकीद करते हैं? पॉलिटिक्स पर. तो एकदम पॉलिटिकल क्राइसिस बन जाते हैं और पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से सोशल क्राइसिस आते हैं. और जब सोशल क्राइसिस आ जाए तो लोग तंग आ जाते हैं और रिवॉल्यूशंस, मोमेंट्स और नए नए मतलब रिपब्लिक्स या बगावतें या इनकलाब और नई चीजें आते हैं. ठीक है. और हमने ये भी कहा था कि जब इलेक्शंस हुए 1922 में तो इलेक्शन में किसने जीता? इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने जीत लिया. सो बट बेनिटो मुसोलिनी एक्चुअली बिकेम द लीडर ऑफ, और 1925 में उस डेट को 1925 में बेनिटो 1922 से लेकर 1925 तक यानी 5 सालों तक बेनिटो मुसोलिनी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर अपने मुल्क को चला रहा था. किस चीज को? इटली को चला रहा था. लेकिन बाद में क्या किया उसने? 1925 में क्या हो गया? 1925 में बेनिटो मुसोलिनी ने कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया. ठीक है. और डिक्टेटरशिप का ऐलान किया. किसने डिक्टेटरशिप का ऐलान किया? बेनिटो मुसोलिनी. ओके. सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग हियर व्हाट हैपन. जिस तरह फैशिज्म, जिस तरह नासिज्म जो फैली थी जर्मनी में, नाजी सोशलिस्ट पार्टी या नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, जिसको हम नाजी पार्टी कहते हैं, उन्होंने एक्सट्रीम रेडिकल नेशनलिज्म को फैलाया था. साथ में इसी तरह इटालियन नेशनलिस्टिक, एक्सट्रीम नेशनलिस्टिक या एक्सट्रीम रेडिकल नेशनलिस्ट को हम क्या कहते हैं? फैशिज्म. नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग. जब बेनिटो मुसोलिनी हुकूमत में आया तो उसने क्या किया? हाउ ही वेंट द इमोशंस ऑफ द इटालियन पीपल. इटली तो ऑलरेडी इकोनॉमिक टर्मोइल में था या नहीं था? क्योंकि Italian was the only state or the only kingdom which went in the war and fought with allied powers. But she was a winner but also a loser. क्योंकि इटली को तो कुछ नहीं मिला, वोटेरो ऑरलैंडो को तो कुछ नहीं मिला. वोटेरो ऑरलैंडो यानी इटली ने तो ट्रीटी किसके साथ किया था? रशिया के साथ. और रशिया ने खुद अपने टेरिटरी को लॉस किए थे. तो वहां पर जो फ्रांस और ब्रिटेन थे उन्होंने क्या किया? एक्चुअली दे सेड वी डिड नॉट और वी डोंट वांट टू गिव यू एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज वी डिडंट प्रॉमिस यू टू गिव समथिंग. ओके. और इटली पहले क्या चाहता था कि मैं न्यूट्रल रह जाऊं. सो
नाउ लुक एट हियर प्लीज। सबसे पहले है पॉलिटिकल पॉलिसी। जिस तरह हिटलर पॉलिटिकल पॉलिसीज को वो इंप्लीमेंट कर चुका था अपने, इसी तरह बेनिटो मुसोलिनी जंग से वर्ल्ड वॉर 2 से पहले बेनिटो मुसोलिनी ने अपने पॉलिटिकल पॉलिसी जो है वो लाए थे क्या पर, इटली में। सो व्हाट ही डिड, और ये तकरीबन कॉफी कर रहा था। मैंने आपको कहा था कि जो प्रीफेस था फैशिज्म का, वो उसका प्रीफेस जो है वो सिंपल नासिज्म का है। तो जिस तरह हिटलर ने सिविल राइट्स को और ह्यूमन राइट्स को खत्म किया था, इसी तरह पॉलिटिकल फिलॉसफी में एंडेड मुसोलिनी ने क्या किया, मुसोलिनी एंडेड सिविल एंड ह्यूमन राइट्स। अभी सिविल और ह्यूमन राइट्स को किसने खत्म किए, मुसोलिनी ने कहा। मुसोलिनी भी वही आर्गुमेंट्स दे रहा था कि भाई हम इकोनॉमिक टर्मोइल में हैं, हमने तरक्की नहीं की है, तो सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को गोली मारे। सबसे पहले हमें चाहिए कि मैं आपको सही गार्डियनशिप दूं। इटालियंस को कहते थे उस वक्त, वो इटालियन को कहता था कि मैं आपको सही गार्डियनशिप देना चाहता हूं, लिहाजा सिविल और ह्यूमन राइट्स को खत्म करते। ये ना कहो कि मैं 4 घंटे क्यों काम करता हूं, या 20 घंटे क्यों काम करता हूं, या 24 घंटे क्यों काम करता हूं, ये ना कहें। हमें इटली को मोस्ट पावरफुल बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं सिविल और ह्यूमन राइट्स को क्या करना चाहता हूं, उसको खत्म करना चाहता हूं। सो ही किक्ड आउट द सिविल एंड ह्यूमन राइट्स। साथ में प्यूरिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, जो सियासती कहां पर, इटली में, उसको भी खत्म कर लिया। जिस तरह जब एंडनबर्ग ने वाइस चांसलर बनाया किसको, हिटलर को, तो जब एंडनबर्ग मर गया तो हिटलर खुद ही प्रेसिडेंट और साथ में कम वाइस चांसलर, यानी वाइस चांसलर भी रह गया, और बाद में आग भी लगाई। किसको आग लगाई, उस पार्लियामेंट को भी आग लगाई, कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज किया और सब चीजें खत्म किया, और दूसरी पार्टियां को भी खत्म किए, और खुद एक अजीम सुप्रीम लीडर बन गया। ठीक है, तो इसी तरह ये उसने भी ये क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। प्यूरिफिकेशन का पॉलिटिकल ऑर्डर का क्या मतलब है, फिनिश्ड द अपोजिशन, अपोजिशन को ही खत्म कर दिया, फिनिश द अपोजिशन। ठीक है, so this was, he finished the opposition. Now there is, he also did Treaty of Lateran, उसने ट्रीटी ऑफ लेटरन भी किया। अगर आपको याद है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैला से पहले जाए, यूरोप किसके कंट्रोल में था, पॉप के कंट्रोल में था, और पॉप कहां का रहने वाला था, रोम का, और रोम कौन सा इलाका है, इटली। तो रोम ट्रीटी ऑफ वेस्टफैला से पहले वहां पर कौन थे, पॉप था, जो सारे यूरोप को कंट्रोल करता था। बाद में पॉप की इख्तियारात जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आ गए। वो कॉन्ट्रैक्ट करते 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 सिर्फ और सिर्फ वेटिकन सिटी तक महदूद हो गए, सिर्फ वेटिकन सिटी तक महदूद हो गए। किसके, इटली। हाँ, कुछ बेनिटो मुसोलिनी से पहले पोप के साथ इटली की ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर ही थी। पॉप से मशवरे लेते थे, कुछ फॉलो करते थे, कुछ फॉलो नहीं करते थे। अभी मुसोलिनी ने क्या किया, पॉप को कहा कि जिस तरह और लोगों ने आपके साथ आपसे इंडिपेंडेंस ली है, तो लिहाजा उसके साथ उन्होंने एक ट्रीटी की। उस ट्रीटी में क्या हो गया, वेटिकन को ऑटोनमस बना दिया। वेटिकन बिकेम ऑटोनमस। पॉप को कह दिया गया, ओके, पॉप को कह दिया गया वेटिकन बिकेम ऑटोनमस। पॉप को क्या कह दिया गया,
कि भाई वेटिकन को हम ऑटोनॉमी देते हैं, वेटिकन के इख्तियारात है वेटिकन सिटी के कि वो आपके साथ हो जाती है या गवर्नमेंट के साथ। तो पॉप को ही इख्तियारात दिया गया किस चीज़ का, वेटिकन का, ठीक है। तो पॉप को महदूद कर दिया गया किस हदूद तक, वेटिकन सिटी की हदूद तक, डू यू अंडरस्टैंड। लेकिन जब तक वो लोग पॉप को फॉलो करते हैं तो बस वहां पर रह जाएं। अगर पब्लिक ऑफ वेटिकन से इख्तियारात है, अगर वो जान छुड़वाना चाहता है पॉप से तो कर सकते हैं। लेकिन वहां पर जो लोग रहते थे वो किसके स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थे, दे वर द मोस्ट फंडामेंटलिस्टिक कैथोलिक, ओके। सो देयरफॉर दिस एंडेड अ स्ट्रगल between, we can say this ended a struggle between Pope and the government, which started since 1887. Oh, sorry, 1870. पॉप और जितने भी वहां पर किंगशिप थे, किंगडम्स थे या एम्पायर थी इटली की या गवर्नमेंट्स थे, पॉप चाहता था कि वो असर रसूख वो कंट्रोल कर ले सब इटली को, और गवर्नमेंट और एम्पायर यानी किंगडम चाहते थे, यानी किंग्स चाहते थे कि वो कंट्रोल करे किसको, इटली को। तो ये जो स्ट्रगल था 1870 से था, ओके। 1870 से जो स्ट्रगल चल रही थी तो वो ट्रीटी ऑफ लैटरन की वजह से खत्म हो गई। वेटिकन सिटी को ऑटोनमस बना दिया गया और पोप की अंदर ही चली गई, क्योंकि वो तो जो लोग थे वहां पर वेटिकन सिटी में वो दे वर स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स ऑफ द पॉप, ठीक है, और द कैथोलिक चर्च। सो देयरफॉर इट एंडेड, और ये बड़ी अचीवमेंट थी बेनिटो मुसोलिनी की, और इटालियन जो है वो भी खुश हो गए कि भाई अगर हमारा ग्रेट लीडर है कौन है, बेनिटो मुसोलिनी है। सो दिस हैपन, पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म किए, सही, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया, ठीक है, डिक्टेटरशिप निजाम लाया, और ट्रीटी ऑफ लैटरन की किसके साथ, पोप के साथ। पोप की चंगल से, पोप की पकड़ से इटली को ही आजाद कराया और कुछ वेटिकन तक महदूद कर दिया गया। सी है, नाउ दिस हैपन देयर, वेयर इज द इरेजर, put my mobile to charge please, make sure that it will take charge. Okay guys, now do you understand? Now coming to the economical improvements of अभी इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स को, इकोनॉमिक पॉलिसीज को आते हैं 2 नंबर, ये आपकी हो गई इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी ने कौन से इकोनॉमिक पॉलिसीज लाए थे? बैटल ऑफ व्हीट, बैटल ऑफ व्हीट क्या किया बेनिटो मुसोलिनी? इटालियन को कह रहे हैं कि भाई व्हीट को उगाने की तरफ तवज्जो दें और हम आपको उसके मुताबिक मटीरियल्स प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, इंक्रीज द crops with the help of technologies, increase the crops with the help of technologies के जरिए गंदम की ज़राअत को, एग्रीकल्चर को फोकस
देना चाहिए। Do you understand? Okay. Second, reduction and bureaucracy. अभी वो ब्यूरोक्रेसी को भी कम करना चाहता था, यानी जो 20 और 22 और 30 और 20, 22, 24 ग्रेड के ऑफिसर थे, जो बोझ था खजाने पर, ट्रेजर पर, तो उनको ही हटा दिया। जो नहीं मानते थे बेनिटो मुसोलिनी उसको ख़त्म करते, उसको मार डालते। अगर कोई अपना इस्तीफ़ा देता खुशी से तो ठीक है, नहीं देते तो हम ही करेंगे, ताकि ये जो मतलब नेशनल एक्सचेकर है, यानी कौमी जो ख़जाना है, यानी जो 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 बोझ है हमारे मुल्क पर इकोनॉमी का इन लोगों का, तो लिहाजा उनको उसने रिड्यूस किया। रिडक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। promotion of works and industries. जो काबिल लोग थे, जो कुछ कर सकते थे, उनको छोटे छोटे इंडस्ट्री लगा दिए गए, उनको चीज़ें दिए गए। जो लोग जो काम कर सकते थे उनके लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दिए उसने, ताकि मुल्क की इकोनॉमी जो है वो ठीक हो जाए, वो रिस्टोर हो जाए। ठीक है, ये उसने की। अभी थर्ड नंबर, सोशल ऑर्डर। ये जो थर्ड नंबर है उसने सोशल ऑर्डर भी, सोशल ऑर्डर की पॉलिसीज भी लाए। What does actually social order mean? What does social order mean? Please close the main gate. Okay. Okay. What he did actually, सोशल ऑर्डर में उसने क्या किया, वो जो कॉन्स्क्रिप्शन की पॉलिसी थी, जो हिटलर की भी थी, कॉन्स्क्रिप्शन की पॉलिसी, कॉन्स्क्रिप्शन की पॉलिसी, इट मींस यूथ विल गो टू आर्मी ट्रेनिंग्स, यानी जो यूथ है इटली का, वो क्या करेंगे, दे विल गो टू डू द ट्रेनिंग ऑफ आर्मी। भाई 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आपको आर्मी में पहले चलना होगा, आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए। सो दिस वाज, यूथ विल गो टू आर्मी ट्रेनिंग, दिस वाज फर्स्ट। सेकंड, एजुकेशन, जो एक सोशल रिफॉर्मिंग थी, एजुकेशन was given an fascistic approach. फैशिज्म को एजुकेशन को दिया गया फैशिस्टिक अप्रोच में। किस चीज में? फैशिस्टिक अप्रोच में ही एजुकेशन दिया गया। क्या मतलब है कि भाई उनको इस तरह बच्चों को तैयार कर ले कि उनमें एक्सट्रीम नेशनलिस्टिक अप्रोच पैदा हो जाए, साथ में बेनिटो मुसोलिनी के बारे में ज़्यादा पढ़े ताकि वो इनका सुप्रीम लीडर ही बने। This was okay. Women were given respectable position. उसको respectable position दिया गया था, but deprived
डिप्राइव्ड ऑफ वोटिंग, वोटिंग से महरूम किया गया था, और डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, वो एजुकेशन से महरूम कर दिया गया था। कौन? वेमेन। Understand guys? Okay. Now जब ये हो गया, Italy became shining. इटली चमकती हुई उभर रही थी। कौन? इटली। यानी इटली बिकेम शाइनिंग, इटली फिर इकोनॉमिकल ग्रोथ को इंजॉय करती रही। ठीक है, लेकिन 1929 का ग्रेट डिप्रेशन जो आया 1929 का, उस ग्रेट डिप्रेशन ने 1929 ग्रेट डिप्रेशन थ्रू बैक इटली इन इकोनॉमिक टर्मोइल। 1929 का जो डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन, तो उसने दोबारा जो है इटली को डाल दिया वापस किस चीज में? इकोनॉमिक माशी बदमनी में या माशी फसादात में, इकोनॉमिक टर्मोइल में डाल दिया। ठीक है, यस। याद रखे, जितने भी अलाइड पावर्स थे वो कर्ज भी दे रहे थे, उस वक्त लोन्स दे रहे थे, लीज लैंड्स करते रहे। ठीक है, इटली के साथ भी करता रहा, अमेरिका इटली के साथ भी करती रही, और फ्रांस के साथ भी करती रही, जर्मनी के साथ भी करती रही। सेंट्रल पावर जितने भी थे उनके साथ वो भाई कर्ज देना चाहिए। शी वॉज इंजॉइंग, शी वॉज रिच दैट टाइम, अमेरिका वॉज रिच, शी वॉज रिच, शी वॉन्टेड, कम ऑन गेट इट, बट यू हैव टू गिव मी द बेनिफिट्स ऑफ इट। वो सूदी निजाम उस वक्त भी चला रहा था कि भाई 100 बिलियन दे रहा हूं, लेकिन एक साल में 120 बिलियन वापस करोगे, जिस तरह आजकल IMF कर रहा है। दिस वॉज देयर दैट टाइम। ये वो बाद में आ रहा है, वो हम BUP में जब हम करेंगे। इस तरह था कि वो अमेरिका जो है डॉलर बना रहा था और चीज़ें उनकी जगह लेते थे, तो बाद में उनकी इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट कम थी, तो लिहाजा उनकी जो स्टॉक चेन था वो गिर गया। वो बाद में करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो थ्रू बैक इटली एंड द इकोनॉमिक टर्मोइल। अंडरस्टैंड गाइस? ओके, हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। अभी जब ये हो गया तो लोग फिर खफा हो गए, फिर बेनिटो मुसोलिनी की तरफ ही चल पड़े कि भाई नीचे उतरो। लेकिन बेनिटो मुसोलिनी ने एक चाल चलाई। जब ये जा रहा था टू डिस्ट्रैक्ट द माइंड ऑफ द पीपल, माइंड ऑफ द पीपल, he started a cry of glory of Rome will be back। क्या हो गया? जब लोग तंग आ चुके थे माशी हालात से, ताकि लोगों की माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर ले, ताकि अवाम की जो मेंटेलिटी है वो दूसरी तरफ ले जाए, तो लिहाजा उसने एक दूसरी नारा शुरू की कि भाई जिस तरह रोम तमाम यूरोप को कंट्रोल करता था ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया से पहले, उसी तरह मैं आपको दूंगा रोम। जिस तरह वहां पर जर्मन ये जो हिटलर है वो भी चीख मार रहा था उस वक्त, ये भी चीख मार रहा था कि भाई लेट मी मेक द रोम ग्रेट बैक, लेट मी मेक द रोम अगेन द बिगेस्ट होली एम्पायर ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, एंड ओनली पर्सन कैन डू, बेनिटो मुसोलिनी कैन डू। और बेनिटो मुसोलिनी भी कहता था अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे गोली मारा जाए, शूट मी विद अ बुलेट इफ आई डोंट डू दैट। सही?
तो लोग कहते हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं, लेट मी मेक द रोमन ग्रेट। तो इसने हमला शुरू किया, पीछे से इकोनॉमिक टर्मोइल थे, किस पर चढ़ा? जिस तरह हिटलर पोलैंड पर चढ़ाई हासिल की, चेकोस्लोवाकिया को, और जो ऑस्ट्रिया था उनको, नॉर्वे को, हत्या के डेनमार्क को, और फिर फ्रांस को, और फ्रांस से इंग्लैंड पर ही दावा बोल, कल इंशाल्लाह वर्ल्ड वॉर 2 में फिर डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरह इसने ग्रीक्स वाज ऑक्युपाइड, अभी ग्रीस वाज अटैक्ड बाय मसोलिनी, ग्रीक पर हमला बोल दिया। साथ में अल्बानिया वाज अटैक्ड, अल्बानिया वाज अटैक्ड। और अभी तो ये इकोनॉमिकल टर्मोइल में थी इटली, तो फिर क्यों रोम को एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंशनिज्म फॉलो कर रहा है? पीछे कौन खड़ा था? पीछे हिटलर उनको सपोर्ट कर रहा था कि मैं हो ग्रीस पर हमला कर ले, पीछे मैं चीजें दूंगा, अल्बानिया को कैप्चर कर ले, मैं चीजें दूंगा। तो उन दोनों के दरमियान में एक समझौता था जिसको हम कहते हैं बर्लिन रोम एक्सेस। एक्सेस का मतलब इतिहाद, बर्लिन रोम एक्सेस। बर्लिन रोम क्या है? बर्लिन रोम एक्सेस, ठीक है, बर्लिन रोम एक्सेस है। बाद में जापान भी इनके साथ गया, वो तो कल करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के काजिज में। जापान भी इनके साथ रह गया, तो लिहाजा एक बड़ा एक्सेस बन गया। इसका मतलब इतिहाद, इत्तिफाक, एक लाइन, एक मजबूत रस्सी बन गई। उसको हम कहते हैं बर्लिन रोमन टोक्यो एक्सेस। तो ये जो जंग था, एक तरफ एक्सेस पावर थी इसको हम एक्सेस पावर भी कहते हैं, और दूसरी तरफ वही एलाइड पावर थी। वो कल इंशाल्लाह करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड गाइस व्हाट आई एम सेइंग? ओके, एनी क्वेश्चन? इटली वाज सपोर्टेड बाय जर्मनी, हिटलर उसको सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। अभी आ जाते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फैशिज्म। बस 4 पॉइंट ही लिख लो, खत्म कर दे क्लास को। फैशिज्म का क्या डॉक्ट्राइन है? डॉक्ट्राइन ऑफ फैशिज्म, डॉक्ट्राइन ऑफ फैशिज्म क्या डॉक्ट्राइन है? स्टेबल, ये है स्टेबल एंड अथॉरिटेरियन कि गवर्नमेंट को स्टेबल अथॉरिटेरियन होना चाहिए। एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जिस तरह नेज़िज्म में था, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लो। वन पार्टी स्टेट, सब पार्टी को खत्म किया था ना, वन पार्टी स्टेट, ठीक है। 4 इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंट, इकोनॉमिक सेल्फ इंडिपेंडेंट, कि खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट कर ले, इकोनॉमिक सेल्फ इंडिपेंडेंट। ये जो डॉक्ट्राइन है फैशिज्म का, स्टेबल एंड अथॉरिटेरियन, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, वन पार्टी स्टेट, इकोनॉमिक सेल्फ इंडिपेंडेंसी, या आपको इकोनॉमिक सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये उनकी डॉक्ट्राइन, उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी फैशिज्म का, ठीक है। जो आखिरी था वो था मिलिट्री स्ट्रेंथ भी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी चाहिए, ठीक है। इफ यू कैन मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक है, अगर आपके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है तो आप मतलब एक्सपेंड कर सकेंगे, आप एम्पायर को बना सकते हैं। तो अगर आप इसको देख ले, और नार्सिसिज्म की जो डॉक्ट्राइन वो कंप्लीट तकरीबन एक जैसे पॉइंट से, कुछ इख्तलाफात है। ये जो मसलूनी था ये बहुत इतना हार्श नहीं था जितना हार्श जो है वो हिटलर था। हिटलर
प्रोग्राम्स बनाते थे वो डिसेबल चिल्ड्रन को ही मारता था। उनकी अलग प्रोग्राम थी। जो डिसेबल चिल्ड्रन थे, पैदाइशी, जो गूंगे थे, जो बहरे थे, दे वर डीफ एंड डम्प, वो एक अस्पताल को लाया जाते थे और इनके लिए ऐसे इंजेक्शन वो देते ताकि वो सही तरीके से जो है वो मर जाए, आराम तरीके से वो मर जाए। तो हिटलर की दौरान जो है 5000 बच्चे सिर्फ डिसेबल चिल्ड्रन एक्चुअली दे वर किल्ड। साथ में ये जो यूजेनिक्स का प्रोग्राम था हिटलर का, वो छोटे छोटे मतलब जो लोग कमज़ोर थे, जो बूढ़े थे, उनको भी वो मारता था। ये कह रहे कि ये सर्वाइवल नहीं कर सकते, ये धरती पर बोझ है, ये ज़मीन पर बोझ है, हमारी इकोनॉमी पर बोझ है, उनको ख़त्म करना चाहिए। इसको हम कहते हैं यूजेनेसिस। ठीक है, तो होलोकास्ट के साथ साथ, जूस के होलोकास्ट के साथ साथ ओके उसने एजेनेक्स को भी शुरू किया था, एजेनेसिज्म को, मतलब टू किल द अनफिट पीपल, कि आप अनफिट लोगों को ख़त्म कर ले, जिनको ज़रूरत नहीं, वो उसकी कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो तो इकोनॉमिक पर बोझ है। और वो ये भी कहता कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर उनमें अनफिट लोग रहते हैं, जो प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते, जो अपने माइंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये उनकी फिलॉसफी ही थी उस वक्त। ठीक है, तो लिहाजा उनको क्या कर ले, उनको आपको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, हिटलर जो गेम खेलता था वो मुसोलिनी ने नहीं खेला। मुसोलिनी ही बाद में मुसोलिनी ही मर गया जब मुसोलिनी ने कहा था कि भाई मैं वर्ल्ड वॉर 1 को जा रहा हूँ। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 को जा रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 में मिला था जर्मनी के साथ, यहाँ पर बर्लिन रोम एक्सिस जो बना था, बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस। तो लोगों ने कहा कि न्यूट्रल रहो, पब्लिक ने न्यूट्रल रहो। उसने कहा नहीं मैं इसको जीतूंगा, अगर नहीं जीता तो मुझे गोली मारा जाए। तो बाद में लोगों ने ही गोली मारा और इतनी बेइज्जती की थी, तारीख में सबसे बड़ी बेइज्जती जिस डिक्टेटर की हुई है वो है बेनिटो मुसोलिनी। जब उसको पता चला कि भाई हिटलर ने खुदकशी की है, जापान पर एटम बम गिरा दिया गया है, तो बेनिटो मुसोलिनी स्विट्जरलैंड की तरफ भाग रहा था। उस वक्त स्विट्जरलैंड और इटली की बॉर्डर थी, तो लिहाजा स्विट्जरलैंड ने पहले से कहा था कि बेनेटो यहां पर मत आओ। तो बेनेटो के साथ 60 लोग थे, उसकी गर्लफ्रेंड थी और बॉर्डर पर ही गोली मार दी गई। बाद में उनको हैंग कर दिया गया था। उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनसे कपड़े निकाल कर जो है फांसी दी गई थी और लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। बेनिटो मुसोलिनी और बेनिटो मुसोलिनी के जो उस वक्त फॉलोअर्स थे, जो उनके साथ पकड़ गए थे, पहले उनको गोली मार दिया गया, बाद में उनको फांसी किया था सरेआम, और लोग उन पर चप्पल मारते थे। हत्ता कि ऐसे बंदे भी थे जिन्होंने उनके मुंह पर जो है पेशाब की थी, उनकी जो गलाजत थे वो वहां पर उन्होंने फेंका था उसके मुंह पर। ये बेनिटो मुसोलिनी की रिजल्ट थी। ओके, दैट्स ऑल एंड सी यू टुमारो with the starting of World War II.